मौका एक बार फिर से आम बजट का है। जी हां, देश का वो आम बजट जिसे लेकर देश का आम आदमी बेहद उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी आम बजट को लेकर सरकार के सामने चुनौती वो भी बेहद बड़ी है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में दोबारा से जान फूंकी जाए, कैसे पटरी से नीचे उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लौटाया जाए और सरपट दौड़ाया जाए। और समझना आपको यह होगा कि इस बार आम आदमी की उम्मीदें और सरकार के सामने चुनौती दोनों ज्यादा बड़ी इसलिए हैं क्योंकि वो पिछला साल कोरोना काल 2020 जिसने अर्थव्यवस्था पर बेहद दबाव बनाया। तो कुल मिलाकर 2021 की शुरुआत कोरोना वैक्सीन के टीके के लिए तो हो गई, लेकिन अब अर्थव्यवस्था जो कोरोना के चलते बीमार हुई, कितनी उम्मीद की जाए 1 फरवरी वित्त मंत्री के पिटारे से क्या अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन निकलेगी? ये वैक्सीन अगर निकलेगी तो क्या ये पूरी तरीके से तैयार वैक्सीन होगी या फिर अभी बात ट्रायल फेज पर आकर अटकेगी? वैक्सीन होगी तो किस तरीके की टीका लगाएंगी निर्मला सीतारमण? क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे? और बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन के लिए हमने देखा कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस तरीके से चिन्हित किया गया, क्या उसी अंदाज में ये इकोनॉमी के जो टीका देंगी निर्मला सीतारमण, क्या वो उसी हिसाब से कुछ प्रायोरिटाइज करेंगी? कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे? इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त बेहद खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद। एक एक करके आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल मौजूद हैं, डीन हैं फाइनेंस, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के अंदर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत, पूर्व जनरल सेक्रेटरी RDA एम्स। खास मेहमान मनोज गौड़ साहब इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर गौड़ ग्रुप और चेयरमैन अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी क्रेडाई के हैं। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं आकाश जिंदल जी, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन कुमार देख रहे हैं आप, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड क्लिनिकल लीड एकेडमिक सर्विसेज, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर अग्रवाल जी, MD हैं विक्ट्री वन ग्रुप के। इसके अलावा हमारे साथ निरुपमा सौंदररंजन जी हैं, जो पहले इंडिया फाउंडेशन में हेड ऑफ रिसर्च हैं, और साथ ही खास मेहमान पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इकोनॉमी को जो वैक्सीन की जरूरत है, क्या वो इस बार निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलने वाली है? क्या उम्मीद कर रही हैं यामिनी जी आप? जी देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है वहाँ पे ज़्यादातर फोकस मुझे लगता है प्राथमिकता दी जाएगी मास वैक्सीनेशन पे। जो इकोनॉमी को जितनी भी ज़रूरत थी उसके लिए आत्मनिर्भर प्रोग्राम 1, 2 और 3 लाया गया, जिसमें 10% GDP का योगदान रहा है, और ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया कृषि, महिलाओं और MSMEs का। जो स्ट्रक्चरल और सामाजिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, चाहे वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस हो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और जो है आपके कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी, खासतौर पे MSMEs के लिए, वो किया जा चुका है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, PM जनधन योजना, फसल योजना और आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस है, जिसमें एक सिंगल पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हैं। इंडिया 63rd रैंक पे आया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। बैंकिंग की स्थिति अच्छी है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 134 बेसिस पॉइंट का कट RBI ने दिया था और आगे भी कट्स दिए हैं, और CRR और SLR के रेट्स, CRR 3% और SLR आपका 18% पे लाए हैं। ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ाई है। कोविड के दौरान और बहुत सारी चीज़ों को देखा गया और कोशिश की गई कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। जी डॉक्टर कौशल कांत, यामिनी जी कह रही हैं यहाँ तो मामला मास वैक्सीनेशन वाला होने वाला है। कोरोना का टीका तो हमने देखा था, पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनको लगा था। आपको क्या लग रहा है, हेल्थ सेक्टर है इस बार उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है क्या? देखिए, हेल्थ सेक्टर तो हमेशा से प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हाँ। हमारे देश का GDP अभी भी 2% से कम है हेल्थ पे। मैं ये नहीं कहता कि सारा बजट इसमें दे देना चाहिए, बट हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नो डाउट
इस बार कोरोना की वजह से इकोनॉमी की हालत थोड़ी ख़राब है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब अभी होना चाहिए, बट हाँ, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कोरोना का टीका आया है उसमें प्रायोरिटाइज़ किया गया कि फ्रंटलाइन वर्कर एंड ओल्ड एज, तो इस बार भी इकॉनमी में कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि जिस तरह की प्रायोरिटी हैं जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी इन्फ्लक्स करना है फाइनेंस का वो करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा जो बहुत समय से इग्नोर हो रही है, एक जो साइबर सिक्योरिटी या ये कहें कि जो साइबर की दुनिया है, उसमें हमारा फाइनेंस का बजट जो भी है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो शताब्दी है या ये कहें अगले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सब कुछ आपके परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। और आज का परसेप्शन, पूरे देश का परसेप्शन साइबर से चलता है, सॉफ्ट पावर से चलता है, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज फेक न्यूज़ और जिस तरह की न्यूज़ देश में फैलाई जा रही है, इससे इकोनॉमी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या देश में होने वाली अराजकता हो, सब पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। तो मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, बड़ी बढ़िया बात आपने की। मनोज गौड़ जी। जैसा कि आप भी पिछले कोरोना काल में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। इवन उसको देखा देखी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, हालांकि कुछ गवर्नमेंट्स ने एक अलग तरह का जो है अपना व्यू देखा है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट के लिए। तो ये दो एक ऐसे ड्राइविंग फोर्स हैं जो देश के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं और बहुत सारी छोटी स्मॉल स्केल MSMEs को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बजट से जो है इस बार गवर्नमेंट का फोकस अपनी इनकम को बढ़ाने से ना लेके एक बार पूरे देश को संभालने पे रहेगा। ये जो साल जो गुजरा है, ये पूरा देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंजिंग ईयर है। और इसमें अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि केवल 22 देशों में इंडिया ही एक ऐसा है जो पॉजिटिव 10% एंड अबव ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे सेक्टर्स या कुछ ऐसे जो है प्रोग्राम लेके आएंगे जो है जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी और सारे लोगों को जो है राहत देने का टाइम है और राहत जरूर जो मिलेगी। बात आप कह रहे हैं ना, देखिए IMF की तरफ से भी जो प्रोजेक्शंस आए हैं 2021 के लिए, वो कह रहा है कि भाई 11.5% के हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन मैं जानना दरअसल यही चाह रही थी कि ये ग्रोथ कैसे होगी, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले आकाश जी आपका कॉमेंट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरा ये मानना है 11.5 से 12%, में तो सीधी जो है धंधे की बात करता हूँ, 11.5 से 12% हम ग्रो करेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस बार अगेन हम 2 साल 3 साल के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे बड़ी इकोनॉमीज में से। देखिए ऑलरेडी रमाना जी कुछ चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं। GST कलेक्शन ऑलरेडी एक महीने में 1.15 लाख करोड़ का हम दिखा चुके हैं। कार सेल्स में हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। रियल एस्टेट प्राइसेस, देखिए रियल एस्टेट तभी किसी देश का चलता है जब इकोनॉमी में जान हो, तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने पैन इंडिया सर्वे किया है। आप देखिए, गुड़गांव में देखिए, चंडीगढ़ के साथ पंचकुला मोहाली में देखिए, वेस्टर्न इंडिया में देखिए, रियल एस्टेट प्राइसेस में 20 से लेकर 40% तक जंप ऑलरेडी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस, जो बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी है, वो दिख रही है। अब मुझे लगता है ये साल जो है हिंदुस्तान का होगा, बिकॉज ये वाला बजट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होने वाला है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2 बहुत बढ़िया विजन दिए हैं, फर्स्टली वोकल फॉर बीइंग लोकल और आत्मनिर्भर भारत। आई थिंक वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हुए, चाइना को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी आएगा। ऑलरेडी FDI आई है और उससे जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की कैपेबिलिटी है। तो आई थिंक ये साल हिंदुस्तान का हाल होगा। बट हाँ, आम आदमी के लिए देखें तो थोड़ा देसी भाषा का प्रयोग करूंगा। डेफिसिट सरकार का ज़्यादा है, तो सरकार की थाली में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास ज़्यादा लड्डू या रेवड़ियाँ नहीं है। तो होगा क्या, आम आदमी के लिए उस लड्डू के शायद टुकड़े किए जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके सबका मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक जनता को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। पिछले साल इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, मैं इस पर विस्तार से आगे चर्चा करूंगी। अभी सिर्फ ये ओपनिंग रिमार्क्स हैं, क्योंकि कोरोना ने डुबोया पिछले साल 2020 में। ऐसे में डॉक्टर अंशुमन, कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, अब अर्थव्यवस्था के लिए आम बजट में वित्त मंत्री के पास कौन सा टीका होगा? बिल्कुल, कोरोना एक नैनो माइक्रोन वायरस ने पूरे विश्व को दिखाया, भारत को भी दिखा दिया, किस तरह से हिला रख दिया। आपकी सिर्फ एक स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत भारत ने देखी। और इस कोरोना काल में जितने प्राइवेट अस्पतालों ने मनमानी की,
वो सबसे बड़ा इसका द्योतक हो सकता है कि किस तरह से सरकार की लचर हालत का नाजायज फायदा उठा। तो मैं उम्मीद जो कर रहा हूं, अगर बजट सत्र में आता है तो जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ बजट पे बढ़ाया जाए। जैसे यूरोपियन में 7 से 9% है, हमारे देश में आज तक 2% से ऊपर नहीं गया। स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता में आनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सबका अधिकार होना चाहिए, जो कि है हमारे संविधान में लिखा हुआ। और अगर स्वास्थ्य सेवा सरकार मुहैया कराती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट संविधान को मानती है। इस पे कोई एक्स्ट्रा हमें भीख नहीं दे रही है सरकार, तो ये आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। सुधीर जी, रियल एस्टेट में शायद सीधे तौर पर सरकार ना आ पाए, वो टीका सीधे ना लगा पाए रियल एस्टेट को, लेकिन दूसरा विकल्प जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। आपको लगता है ये एक रास्ता है जो सरकार अपना सकती है? ये तो आपने मेरा ओपनिंग कमेंट्स आपने मेरे को बोल दिया कि रियल एस्टेट में, जैसे अभी जिंदल साहब ने कहा कि 20-30% की ग्रोथ है, मैं मतलब कोई ग्रोथ नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसी वो चीज़ है जिसको कि सरकार इंजेक्शन डायरेक्ट वाला लगा दे, इनडायरेक्ट वाला लगा दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार आएगा कोविड की वजह से, सबसे पहले हमारे जितने भी लेबरर्स बेरोजगार हुए हैं उसका ड्यूअल इम्पैक्ट है। पहला, लेबरर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो गए हैं फॉर लेबरर्स की कमी की वजह से। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देना पड़ेगा। फंड रेज तभी हो पाएगा, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं तभी आ पाएंगे। निरुपमा जी के पास मैं जाना चाहूंगी, लेकिन निरुपमा जी, वो देश की आधी आबादी, क्या लगता है आपको, कहीं निर्मला सीतारमण उसे तो नहीं चुनेंगी? अर्थव्यवस्था को जो टीका है, क्योंकि हमने देखा कैसे कोरोना काल में नौकरियां जो गई उसमें पुरुषों की तो वापसी हो गई, लेकिन महिलाएं जो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से जुड़ी हुई हैं उनकी तो रोजगार अभी भी नहीं हासिल हुए ना। और इस वजह से करीब, आपको बेहतर आंकड़े पता होंगे, 16 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान जो अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। तो क्या आधी आबादी महिलाएं फोकस हो सकती हैं? बिल्कुल होनी तो चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है ऑलरेडी गिर रही थी, और आज के टाइम पे कोविड के वजह से और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, और ज़्यादातर वो महिलाओं में हुआ है, क्योंकि उनको घर भी संभालना पड़ा, और बाकी का जॉब का जो डाउनसाइजिंग हुआ है वो भी बहुत मुश्किल हुआ है। तो बजट में तो फोकस वुमेन पे होना चाहिए, स्पेशली वो जो मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बोलती हूँ, तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में है, जो एमएसएमईज़ है, जो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से चलते हैं, तो इन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बट करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे देखेंगे, क्योंकि मेरी तो इस गवर्नमेंट के साथ अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं कोविड के टाइम भी, और अनाउंसमेंट्स अच्छे भी हैं, रिफॉर्म का आइडिया अच्छा है, पर कहीं ना कहीं रिफॉर्म और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप रहा है। और वो आत्मनिर्भर हो या मेक इन इंडिया हो, अगर आप एक्चुअली आंकड़े देखेंगे और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करेंगे, तो क्या ये सब जो बड़े अनाउंसमेंट्स हैं, अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं, उनका कुछ इम्पैक्ट रहा है अर्थव्यवस्था पर या नहीं, वो तो चर्चा करने का बात है। और मेरे राय पे उतना ज़्यादा नहीं रहा है जितना शायद वो बता रहे हैं। ओके, पुष्पेंद्र जी का ओपनिंग कमेंट लेंगे हम, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कोरोना में जब सबने हथियार डाल दिए थे तो कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसने फिर भी थोड़ा सा स्टैंड लिया। सर, पॉजिटिव में ग्रोथ कृषि क्षेत्र में ही बनी रही। तो आपको लगता है कि उसी की इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो टीका लगाएंगी वो पहले कृषि क्षेत्र को लगेगा? जी बिल्कुल। देखिए रोमाना जी, कृषि क्षेत्र जो है लगभग 15% हमारी जीडीपी कृषि क्षेत्र से आती है, लेकिन लगभग आधी आबादी को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कृषि क्षेत्र कर रहा है। अब आज की तारीख में इकोनॉमी में जो है डिमांड की भारी कमी है। डिमांड की कमी के लिए आपको जो है जो सामान्य व्यक्ति हैं, किसान हैं, उनके हाथ में जब तक अच्छी राशि नहीं पहुंचेगी तब तक जो है ये रिवाइवल ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं वो नहीं होने वाला है। इसके लिए एक तो जो आंदोलन भी चल रहा है वो है फसलों की सही लागत और सही कीमत जो है उसको किसान को मिले, यानी लागत कम हो और कीमत ज़्यादा मिले। ये दो मुख्य मांग है। इसमें जो स्वामीनाथन आयोग का कॉन्सेप्ट था C2+50% का, वो जो है लागू करना चाहिए। और जो 23 फसलें सरकार MSP जिनकी घोषित करती है उनको जो है बाध्यकारी बनाना चाहिए, उससे नीचे कोई खरीद परचेज ना हो, पहला। दूसरा, ये जो PM किसान में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में आज की तारीख में सरप्लस लिक्विडिटी भी है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन उनको पैसा मतलब लेने वाला वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है।
उसके लिए ये जो है एक तो 6,000 रुपये वाली जो स्कीम है पीएम किसान की, उसको बढ़ा करके 24,000 रुपये किया जाए। और जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें जो ब्याज दर है वो घटा करके एब्सोल्युटली 2% की जाए और उसकी लिमिट को डबल किया जाए। उसके लिए जो है केसीसी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उसमें 5-6 लाख रुपए का लोन होता है और 50-40 लाख रुपए की ज़मीन किसान की पड़ी रहती है गिरवी, तो उसको डबल किया जा सकता है ताकि महंगे साहूकारों से छुट्टी मिले। ठीक है सर। जी, एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो दूध की इकोनॉमी है वो 1/3 इकोनॉमी है एग्रीकल्चर की। उसमें जो अमूल, जो किसानों की अपनी संस्था है, जिस रेट पर दूध खरीदता है उसी रेट पर जो है खरीदने का एक सिस्टम प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी। ठीक है जी, सर। धन्यवाद। तो आपने वो जो अपनी बात शुरू की थी डिमांड की कमी को उजागर करते हुए, मुझे लगता है कि प्रोफेसर यामिनी को यहाँ पर आना चाहिए। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का चक्का तभी घूमेगा जब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपके हमारे आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा आएगा। तो वो पैसा आएगा कैसे, डॉक्टर यामिनी? जी देखिए, बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक बुनियादें उनको जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिसके लिए बहुत पहले से कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों के तक सहूलतें पहुंचाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत, पीएम जनधन योजना, आपकी क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी ऐसी ज़रूरतें हैं। कोशिश ये भी की गई है कि 16 पॉइंट एजेंडा जो लास्ट बजट में आया था उसमें कृषि के ऊपर खासा फोकस दिया गया था। महिलाओं को कोशिश की गई थी कि अगर वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहें कर सकें, जो फार्मर्स हैं वो सोलर पावर अपने लिए क्रिएट कर सकें और बेच सकें। ये भी कोशिश की गई कि कृषि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। जितने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं उससे भी जो है माना जा रहा है कि मार्केट मैकेनिज़्म के द्वारा फार्मर्स की प्रोस्पैरिटी बढ़े। जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल की बात हो, अगर आप पिछले बजट में देखें तो आपका जो नई टैक्स प्रणाली लाए थे उसके अंदर टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया था ताकि खर्चा जो लोग कर रहे हैं उन्हें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। एमएसएमईज पे खास तौर पे रोकूंगी। मुझे लगता है निरुपमा जी को आना चाहिए यहाँ पर कि भाई अब खर्चा दो तरीके से, एक आम आदमी खर्च कर रहा है, दूसरा सरकार खर्च कर रही है। तो सरकार कैसे खर्च करेगी? सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार इतना इकोनॉमी में पंप कर सकती है कि दोबारा इकोनॉमी को रिवाइव कर दे, या फिर वो फिर से मतलब नाक जो है वो ऐसे पकड़ी जाएगी और टैक्स जो है वो कोविड के नाम पर भी इस बार बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब कोविड सेस लग जाएगा। नहीं, सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। हाँ। क्योंकि एक तो कोविड के वजह से टैक्स कलेक्शन तो बिल्कुल कम होगा, और अगर आप 2018-19 बजट और 19-20 के बजट पहले भी देखेंगे, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ऑलरेडी कम हो गया है, हाँ, डिक्लाइन कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, और उनका जो फोरकास्ट था फॉर इस साल के लिए वो भी ज्यादा हो रहा था। तो पैसा तो कम है। टैक्स कलेक्शंस, जीएसटी शायद वापस कलेक्शंस ऊपर आ गए हैं, बट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से जहां भी मिलेगा आपको पैसा कम ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है और वो है फिस्कल डेफिसिट को लूज करना। तो बहुत मुश्किल के साथ 6% का फिस्कल डेफिसिट को वो लेकर आए थे 3.25 या 3.5%, 3.4 तक आ गया था। और इस साल का टारगेट था 3%, वो नहीं होगा। और टारगेट को एक्चुअली साइड में रखना चाहिए और थोड़ा पैसा ऐसे ही देना चाहिए हाथों में, बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, बट आम आदमी के पास वो जो फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं, जहां से जैसे सर ने बताया कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा हो और कंज्यूमर डिमांड भी जनरेट हो जाए। तो कुल मिलाकर वही बात जो मैंने पहले कही थी कि भाई आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचाना है, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। तो आम आदमी की जेब में किस तरीके से पैसा पहुंचाया जाएगा? ऐसे में टैक्स, जिसका सबको इंतजार रहता है कि साहब बजट में टैक्स को लेकर किस तरीके का रिलीफ मिलेगा, तो क्या कुछ टैक्स को लेकर रिलीफ सरकार देने वाली है? टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव होगा क्या? निवेश की सीमा जो है उसमें किसी तरीके की कोई छूट दी जाएगी क्या? ये वो तमाम सवाल हैं। अब इस हिस्से में जरा सा बात टैक्स की कर लेते हैं, और टैक्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए पिछला साल कोरोना काल, जहां लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से डिमांड करीब करीब खत्म सी हो गई, और अब अगर दोबारा डिमांड को रिवाइव करना है तो फिर आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचाना होगा। पैसा पहुंचाने का तरीका क्या है? टैक्स स्लैब्स, क्या उसमें कोई तब्दीली होगी आकाश जी? मेरे हिसाब से टैक्सेस में बहुत मेजर चेंज इस बार आने वाला है। बिकॉज सबसे बड़ी बात, अभी अच्छी बातें, खूबसूरत बातें तो बहुत हो गई, सच्चाई ये है कि कोरोना की वजह से देश की झोली खाली है, बैलेंस शीट में पैसा नहीं है। आम आदमी की बैलेंस शीट का जो हाल है वही देश का हाल है। डेफिसिट तो बहुत हाई होने वाला है। तो अब
लोगों को टैक्स कंसेशन चाहिए क्योंकि पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, लोगों की सैलरीज कम हुई हैं। बिजनेसेस की बात करें तो या तो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं या कमाई बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, उस सबको थोड़ा थोड़ा लड्डू चाहिए, रेवड़ी चाहिए, तो वो लड्डू कहाँ से आएगा? शायद मेरे हिसाब से अल्ट्रा रिच हमारे दोस्त मनोज जी जैसे लोगों के ऊपर शायद वेल्थ टैक्स या सेस लगे, और हो सकता है कि रिच लोगों से लेके गरीबों को, गरीब भाई बहनों को या मिडिल क्लास को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं रोकूंगी आपको। taxation वो में जो कहा जा रहा है कि भाई कोविड सेस आ सकता है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो कोविड सेस ब्लैंकेट ना होकर अल्ट्रा रिच उसके घेरे में आ सकते हैं? मेरे हिसाब से जो अल्ट्रा रिच हैं या जो इवन लोग टॉप स्लैब में इनकम टैक्स में, और ये चीज आपको बता दूं, टॉप स्लैब में इनकम टैक्स में सिर्फ अल्ट्रा रिच नहीं, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जो टॉप स्लैब में है, लाइबिलिटी में, तो उनके लिए अल्ट्रा रिच टैक्स या सेस आ सकता है या वेल्थ टैक्स भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है यामिनी जी को आना चाहिए। पिछली बार सरकार ने एक तरीके से वो जो 2 तरीके का टैक्स स्लैब दिए थे, उसमें एक में तो सरकार आगे इस दिशा में बढ़ी थी ना कि साहब एग्जेम्पशंस हल्के हल्के करके खत्म कर देंगे और साहब मतलब इजी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बात आकाश जी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं कि साहब एग्जेम्पशंस का दायरा बढ़ेगा, तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा क्या? जी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो सिंप्लीफाइड टैक्स रखेंगे। उसके तहत जो लोग खर्चा कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक लो टैक्स रेट पे आएंगे। वो रैशनलाइजेशन हो गया है इंडिविजुअल लेवल पे। जहाँ तक ग्रोथ रेट की बात है, जैसे IMF ने प्रोजेक्ट किया, वो 11.5% है, जो रिबाउंड काफ़ी ज़्यादा है, जो एक कलेक्शंस आगे आने वाले स्तर में हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए, जॉब और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी पिछली बार कोरोना काल के चलते जिस तरीके का दबाव बना, स्थिति उससे कुछ बेहतर तो जरूर हुई है, लेकिन नॉर्मल अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है जरा सा इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। आकाश जी, टैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, मैं ये समझना चाहती हूँ कि टैक्सेशन से क्या जॉब सिनेरियो जो है वो बेहतर किया जा सकता है? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरे से अगर आप पूछें एज एन इकोनॉमिस्ट कि देश को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, डेफिसिट फंडिंग की, टैक्सेशन स्लैब लोअर करने की, इंसेंटिव्स की, या 1, 2 और 3 मैं कहूंगा देश को जरूरत है अगर जॉब्स एंड जॉब। दैट इज व्हाट द कंट्री रिक्वायर्स। आज की तारीख में अगर हम जॉब जनरेट कर लेते हैं तो जो आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, डिमांड जनरेशन, लोगों की जेब में पैसा आएगा, अपने आप डिमांड होगी, वो अपने आप मॉल में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, खर्चा करेगा। अब जॉब जनरेशन कैसे होगी? टैक्सेशन कंसेशन। मेरा ये मानना है कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टैक्सेशन कंसेशन दिए जाए। एक तो 2022 तक सबको घर दे पाएंगे हम। दूसरा, हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है, सबसे ज्यादा मैन पावर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। ये लोग हर एक को रोजगार देते हैं, चाहे लेबरर हो, चाहे मेसन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सैनिटरी वाला हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे स्टील मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सीमेंट सप्लायर हो, ट्रकर हो, सिक्योरिटी गार्ड। सबसे ज्यादा अगर कोई जॉब जनरेट करता है, 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हमारे मजदूर भाई से लेके 5 लाख रुपए डेली कमाने वाले सुपर स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट को जॉब देता है, तो ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वाले। तो आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को कंसेशन देने चाहिए। उसका तरीका क्या है जी? हाउसिंग फाइनेंस की टर्म्स इजी की जाए, इंटरेस्ट कंपोनेंट पे एग्जाम्पशन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसके लिए भी जो है एग्जाम्पशन आप बढ़ाइए। उससे क्या है, जो एक सपना लेके चल रहा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, वो भी पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो चरमरा रही है, लड़खड़ा रही है, उसको सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि वो लोग हैं जो घर दे रहे हैं, और साथ ही साथ हर लेवल पे जॉब जनरेशन हो जाएगी। मैं तो आपको इतना कह सकता हूं कि सब तालों की एक कुंजी है इकोनॉमी में, जॉब जनरेशन। जॉब जनरेट कर देंगे तो इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा, जो कमाएगा इनकम टैक्स देगा, खर्चे आ जाके GST देगा, डिमांड और इकोनॉमी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, डेफिसिट कम होगा। तो आई थिंक रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को जो है हम कंसेशन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। फिलहाल मनोज गौर साहब इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द पैनल। आइए निरुपमा जी। नहीं, आई थिंक ये बात बहुत सही है कि हमें आज के डेट में ऐसे सेक्टर्स को चुनना चाहिए जहाँ से जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा, और जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, जो उनका इंटरकनेक्टेड होने की वजह से जॉब्स खाली उस सेक्टर भी नहीं बट बाकी जो कनेक्टेड सेक्टर्स हैं ऐसे होंगे। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से उसका कनेक्टेडनेस बाकी सेक्टर्स के साथ, स्टील से लेकर आपका लकड़ी के साथ जो भी है, सब में जॉब क्रिएट होगा। ऐसा ही सिमिलर सेक्टर है आपका टूरिज्म जी। और कोविड की वजह से जो एक सेक्टर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मेरे ख्याल से आप सर्विसेज की अगर बात कर लें, सर्विसेज में बहुत स्पेसिफिकली टूरिज्म में फूड और हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि काफ़ी सारे आपके रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं और उनका भी जो है, एंड टूरिज्म सबसे ज़्यादा एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ है, लोग बाहर नहीं जा रहे। बट इस सेक्टर में भी अगर थोड़ा जैसा टैक्स कंसेशंस मिल जाए फूड एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए, जैसे लोग अभी बाहर आ रहे हैं खाने के लिए और उनको भी थोड़ा कंसेशन मिल जाए, आपका जॉब क्रिएशन
वहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे इंटरकनेक्टेड है वो होगा। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक तो है टैक्स कलेक्शन जो होता है आम जनता से एंड फ्रॉम कॉर्पोरेट, पर दूसरा है आप रेस कर सकते हो ड्यूटीज, एक्साइज, ये भी हैं। पहली राय तो मेरी ये है कि जितने भी हम सिन सेक्टर मानते हैं, जैसे आपका अल्कोहल होगा फॉर स्टेट गवर्नमेंट या आपका टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स होगा, उन पे शायद टैक्स बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि शायद अभी जो मार्केट ठीक तरह से जा रहा है, आई होप दे डोंट डू इट, बट फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कुछ नया टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे ही कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो है, हम वो तो निकालना चाहिए, बट कैपिटल गेन्स में शायद कुछ ट्वीक करेंगे मे बी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर अभी उसमें से शायद थोड़ा रेवेन्यू वहाँ से मिलेगा। बट बात यह है कि जो भी टैक्स चेंजेस लेकर आ रहे हैं उनको ये सोचना है कि ये शॉर्ट टर्म में अगर इवन इफ रेवेन्यू रेज होता है बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बुरा हो सकता है, और सीटीटी इसका बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। एब्सोल्युटली, दैट दे हैव टू कीप इन माइंड। बिल्कुल। मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी को आना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती टैक्सेशन वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, किस तरीके की सहूलियतें दी जाएंगी वो भी छोड़ दीजिए, जो भी सरकार कदम उठाए वो जो आशंकाएं इस वक्त किसानों के मन में हैं उनको दूर करने को देखते हुए होगी सरकार की तरफ से। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी देखिए, आशंकाएं तो दूर करना ही है। इसके अलावा मैं बता दूं, पिछले साल का जो हमारा बजट था सारे देश का, वो 30,40,000 करोड़ रुपए था। उसमें से कृषि क्षेत्र का बजट मात्र 3,40,000 करोड़ था, यानी लगभग 11-12% का बजट था। जबकि हमारी आधी आबादी जो है कृषि क्षेत्र पे निर्भर है, और ग्रामीण क्षेत्र वाला भी सब जोड़ करके 70% आबादी वहाँ जो है जी रही है गाँव में। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण जो से संबंधित मंत्रालय 3-4 हैं, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और मत्स्य विभाग पशुपालन मंत्रालय हो, इन सब के बजट में काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और जो टैक्सेस की बात आई है, टैक्सेस में एक जो मेजर लिया गया था पिछले साल के कॉरपोरेट का जो टैक्स 30% से घटा के 22% किया गया था, उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा। सरकार को आशा थी कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट है कि 60% के आसपास 60% के आसपास कैपेसिटी पे काम कर रही हैं इंडस्ट्रीज, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, नेचुरल सी बात है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि सारी चीज़ें बाद में आएंगी, जब तक आप पैसे कॉमन आदमी के जेब में, विशेषकर किसानों की जेब में नहीं डालेंगे, डिमांड जनरेट नहीं होगी। डिमांड जनरेट होगी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, और फिर वो सारी चीज़ें चक्र जो है इकोनॉमी का चल पड़ेगा। आकाश जी, आप जवाब दे दीजिएगा 1 मिनट, लेकिन पुष्पेंद्र जी आपसे मेरा एक सवाल है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। हमने पिछले बजट में भी देखा था कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने इस घोषित ये जो सरकार का ऐलान है इसको दोहराया था अपने बजट में। अब हम 2021 में खड़े हुए हैं, 2022 मतलब अगले साल। आपको लगता है कि इस बार ये बात कहेंगी दोबारा निर्मला सीतारमण, 2022 तक किसानों की आय दुगनी? देखिए, ये वायदा जो रोमाना जी किया गया था 2016 में किया गया था, तो 6 साल का पीरियड था। यानी आप रियल वैल्यू को छोड़ दो, आप नॉमिनल वैल्यू यानी 100 रुपए को 200 रुपए करना है 6 साल में, तो कोई भी बता सकता है कि 12-13% की ग्रोथ रेट आपको चाहिए। जबकि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट रही है पिछले 5-6 सालों के अंदर, वो एवरेज 3% से नीचे रही है, और 1 साल केवल अब आपका बचा है टारगेट को पूरा करने के। तो कहीं से कहीं तक दोगुना होने का कोई सवाल नहीं है। उल्टा जो है, जिस तरीके से मैंने बजट का बताया, बहुत ही कम बजट दिया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले, और उससे पिछले साल अगर करें तो हमारा परसेंटेज वाइज जो है बजट घट गया था। 370 होना चाहिए था, जो 340 दिया गया। ये 3-4 विभागों का जो मैंने नाम दिया आपको। ठीक है सर। तो फिर ऐसे में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, जिसके लिए 2024 का लक्ष्य था, उसका क्या होगा? इस पर भी मैं आऊंगी। आप जल्दी से पहले उनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने मित्र से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कॉरपोरेट्स जो हैं, देखिए एग्रीकल्चरिस्ट की बहुत वैल्यू डालता हूँ मैं, अन्नदाता है हमारे, उनकी मदद तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर वो लोग हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे। आज 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग एक प्लांट में काम करते हैं। देश को जॉब्स की रिक्वायरमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पिछला साल बहुत तकलीफ का गुजरा है। तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर से कंसेशन विड्रॉ करना बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी बात, 10 सेकंड और लूंगा। मुझे लगता है यहाँ ये जो बात कर रहे हैं ना, ये अंग्रेजी वाला और लगा रहे हैं कि रूरल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, या हिंदी वाला और लगाना पड़ेगा। रूरल सेक्टर और जो है कॉर्पोरेट सेक्टर साथ साथ चलेगा।
मेरे हम ख्याल से वो जो साथ पहले साथ हैं, यामिनी जी ने ये कही बहुत थी ना जरूरी कि है। मास वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो साथ साथ चलने वाली बात है। एक जी जो मांग हमारी एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पर बाध्यकारी करने वाली है। जी। अब जैसे एक बड़ी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा कि हम एमएसपी से नीचे वैसे ही नहीं खरीदते। एमएसपी तो मिनिमम रेट है। ये तो सामने आकर के जैसे गैस सब्सिडी लोगों ने छोड़ी थी, कॉर्पोरेट को कहना चाहिए कि किसानों की हालत खराब है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिनिमम है उससे नीचे हम अपनी फसलों को किसानों से नहीं खरीदेंगे। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से भी आना चाहिए। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान कॉर्पोरेट का नहीं होगा, लेकिन 2 पैसे किसान की जेब में चले जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है जरा सा हम हेल्थ क्षेत्र पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुमान को यहाँ पर लेकर आते हैं इस चर्चा में। डॉक्टर अंशुमान, आयुष्मान भारत, आपको लगता है कि इस बार के बजट में आयुष्मान भारत जब योजना आई थी उसको एक तरीके से गेम चेंजर योजना माना गया था, क्या इस बार उसका दायरा बढ़ना चाहिए और मिडिल क्लास को भी उसके दायरे में लाना चाहिए? जी, जैसा चल रहा था उसी को लिंक करते हुए मैं बताता हूँ। टैक्स कॉन्सेशन, टैक्स डिबेट। मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन टैक्स पेयर हूँ। टैक्स तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? एक आम नागरिक के मन में हर समय सवाल होता है कि क्या मिलेगा। जो टैक्स पेयर है अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रीमियम दे के कराता है, रोड पे चलता है तो टैक्स देता है, हर जगह टैक्स देता है। क्या मिला? आयुष्मान भारत किनको मिला? जो नॉन टैक्स पेयर है, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट में नहीं है। तो क्या मिडिल क्लास सबसे गिरा है? अब सुपर वेल्थ चार्ज क्या लगने वाला है जो सुपर रिच लोग हैं। तो क्या इन्होंने कोई गुनाह किया है भारत में टैक्स पे करके? क्या मोटिवेशन है टैक्स पेयर का? क्या बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए भारत के नागरिक को? सुधीर जी, देखिए, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। रोजगार लोगों को देती है, साथ में कितनी सारी 660 प्रोडक्ट्स हैं। नहीं तो इसके दम पर 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच रहे हैं क्या? हाँ, होगा। हाँ। कब होगा? आपने लेबर सेस लगा दिया। हाँ। आप लेबर रिफॉर्म हम नहीं कर पाते, हमसे 1% लेबर सेस लिया जाता है। वो कहाँ जाता है? अगर आप हमें अलाउ करें, हम अपने खर्चे देंगे, हम अपनी लेबर पे लगाएं, लेबर को बुलाएं। जो कुछ अलग अलग प्रदेशों में बेचारी वहां पे ना उन्हें खाने के लिए ना कुछ है, इधर हमें लेबर की शॉर्टेज है। दूसरी चीज, अगर आप प्रोजेक्ट वायबिलिटी की बात है, स्टील पर जमाखोरी पूरी हो रही है। सरकार क्या कह रही है? नितिन गडकरी साहब ने कहा, पीएम साहब को चिट्ठी लिखी कि स्टील के प्राइसेस एकदम बहुत बढ़ गए, इस पे कंट्रोल लाना चाहिए। वो कंट्रोल कैसे आएगा? प्रोजेक्ट्स नॉन वायबल हो रहे हैं। स्टील हमारी बैकबोन है, सीमेंट हमारी बैकबोन है। सीमेंट है हमारा 330 प्लस और स्टील है हमारा 65,000 रुपीज पर मेट्रिक टन, जो अब से 4 महीने पहले करीब करीब 40-42 हजार रुपए टन जो था, आज वो 65 हजार रुपए टन हो गया है। इस पर किसी का कोई चेक नहीं है और इसमें किसको फायदा हो रहा है? गिने चुने 50-60 इतनी शिकायतें गिना रहे हैं और मैं सवाल पूछ रही थी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक। आप ये समझो कैसे पहुंचेगी अगर ये चीज नहीं करेंगे? हम इकोनॉमी को ग्रो कैसे करेंगे? जल्दी से, बाकी 3 मेहमान रह गए मेरे, उनके जल्दी से रिएक्शन। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के से लूंगी और नहीं होगा। और बहुत ही क्रिस्प, नहीं बहुत क्रिस्प। देखो, मेरे पास ये है डेटा है कि 2019 में हमारा जो जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ USD ट्रिलियन 2.7 था। बिल्कुल ठीक है। एंड रेट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, we would have reached 5 trillion by 2024 अगर हमारी ग्रोथ रेट रही है 9% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2019 टिल 24। वो तो अभी नहीं होने वाला है। हाँ। ये 11% का ग्रोथ जो IMF ने भी प्रेडिक्ट किया है वो इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी हुई है ना। तो वहां से लेकर अब तक जो मैथ करेंगे तो बेस के इफेक्ट से ज्यादा ग्रोथ लग रहा है, तो उसकी भी हमें देखना चाहिए। तो 11% से क्या होता है, हम प्री कोविड लेवल्स पे शायद आ गए हैं, बट प्री कोविड लेवल्स हमारा टारगेट तो उससे बहुत आगे था। बिल्कुल सही बात है। सुंदर नहीं था बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, देखिए, ग्रामीण भारत जहां 70% आबादी हमारे देश की आज भी बस रही है, जब तक उसके पास आप पैसा नहीं पहुंचाएंगे, आपकी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है और सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। और ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहाँ पैसा नहीं पहुंचेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारा युवा देश है, 65% आबादी 25 साल से नीचे है, उसको रोजगार देना है। तो जब तक उस आबादी के पास 70% के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, आपका इकोनॉमी इसी तरीके से आप बार बार वही खराब होती मांग दोहरा रहे हैं कि सीधा पैसा खाते में आना चाहिए, आम आदमी की जेब में आना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 सपना साकार होगा? जैसे बाकी वादा करके वादा खिलाफी की गई, इसमें भी वादा खिलाफी ही दिख रही है मुझे।
2024 में गोल पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा कि ये 5 ट्रिलियन आगे के 2 साल और इंतजार करो। हेल्थ से जरूर उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इस तरह से बहुत मेडिकल कंज्यूमेबल्स हो रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। उससे उम्मीद जरूर है कि और कुछ ऐड ऑन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने सब एक्सपर्ट्स की बात सुन ली है। अब इंतजार 1 फरवरी का और देखना होगा कि कोरोना से बीमार पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा से सेहतमंद बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कौन सा टीका निकलता है और प्रायोरिटी की लिस्ट में उनके कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिन्हें सबसे पहले वो टीके की डोज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।